अध्याय 2 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना। आपने पहले भी पढ़ा है कि यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने कब की थी? सन 1498 में की थी। इसके बाद पुर्तगाल के व्यापारी और व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भारत आए। उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने बीजापुर कर्नाटक के राजा से गोवा को अधिकृत कर अपनी राजधानी बनाया। अब समुद्री क्षेत्र में इनका प्रभाव बढ़ने के कारण वे वहां से गुजरने वाली समुद्री जहाज़ों से टैक्स वसूलने लगे। टैक्स अर्थात कर वसूलने लगे। जो भी विदेश जहाज उन्हें टैक्स नहीं देते थे उनके जहाज को क्या करते थे? डुबो देते थे। उस समय यूरोप के कई देशों के व्यापारी भारत व्यापार करने आते थे और यहाँ से मसाले, कपड़े और नील आदि वस्तुएं बहुत कम दामों में खरीद कर यूरोप में ऊंची मतलब अधिक कीमतों में बेचते थे। उन दिनों यूरोप में मसालों की बहुत मांग थी क्योंकि यूरोपीय प्रायः क्या थे? मांसाहारी थे और खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए मसालों की ज़रूरत अधिक होती थी जो वहाँ पैदा नहीं होते थे, मतलब वहाँ उनकी पैदावार नहीं होते थे। एशिया महाद्वीप में मसालों की पैदावार भारत, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका आदि देशों में भी होती थी। उन देशों से समुद्री मार्ग से व्यापार करना आसान था ताकि कम से कम लागत में वे सामान ले जाकर अधिक से अधिक दामों में बेच सके। यूरोपीय मसालों के बदले भारत को सोना और चांदी देते थे। यूरोप में मसालों की खपत ज़्यादा थी, अतः लंबे समय तक सोना चांदी देकर मसाले नहीं खरीदे जा सकते थे। इसलिए उन्होंने उपनिवेशों से धन प्राप्त करने और उनसे वही व्यापार करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए वे यहाँ साम्राज्य स्थापित कर व्यापार में करों से छूट और धन प्राप्त करना चाहते थे। पुर्तगालियों को लाभ कमाते देखकर हॉलैंड मतलब डच, फ्रांस और इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियां भारत आई। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण उनके आपस में ही संघर्ष होने लगे। यूरोपीय देश के सभी व्यापारी भारत के एक ही स्थान पर ही व्यापार करने आए थे। उस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, अतः पुर्तगालियों ने गोवा, दमन एवं द्वीप में अपने कारखाने खोले। इसी तरह डचों ने सूरत, खंभात, पटना और मछलीपट्टनम में कारखाने खोले। फ्रांसीसी मार्टी ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी जो मद्रास के निकट समुद्र के किनारे स्थित है, जहां आज भी फ्रांसीसी सभ्यता की झलक दिखाई देती है। फ्रांसीसियों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से तथा चंद्रनगर से अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू की। इसी तरह इंग्लैंड के व्यापारियों ने बम्बई, मद्रास और कोलकाता में व्यापार किया। अंग्रेज़ों ने मद्रास के सेट फोर्ट चार्ज किले में अपना कारखाना स्थापित किया। इस तरह डचों, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों ने अपने व्यापारिक कारखाने स्थापित किए। 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज व्यापारियों ने पुर्तगाल और हॉलैंड के व्यापारियों को व्यापारिक व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। अब उसकी प्रतिस्पर्धा फ्रांसीसियों के साथ भी, अतः देशों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। ठीक है। इस काल में ब्रिटिश कारखाने कोठी कहलाते थे। कोठी किसे कहते हैं? ऐसा किलेबंद क्षेत्र जिसमें कंपनी का गोदाम, दफ्तर तथा कंपनी के कर्मचारियों के रहने के लिए घर होते थे। यहीं पर सैनिक टुकड़ियों भी रखी जाती थी। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित मद्रास अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसके समीप भी पांडिचेरी फ्रांसीसियों का केंद्र था। यह क्षेत्र उस समय कर्नाटक राज्य के नवाब के अधीन था, अतः दोनों देशों का उद्देश्य वहां के नवाब से अपने अपने व्यापारिक लाभ लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना था। इसी तरह कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इससे फ्रांसीसी और अंग्रेजों को कर्नाटक की राजनीति में शामिल होने का अवसर मिल गया। ऐसे समय में फ्रांसीसियों ने एक पक्ष का और अंग्रेजों के दूसरे पक्ष लिया। व्यापारिक सुविधा एवं युद्ध। इस समय बंगाल भी एक संपन्न और स्वतंत्र राज्य था जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। यहाँ से बड़े पैमाने पर विदेशी या व्यापार होता था।
ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इस काल में यहाँ कृषि, व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ और राजस्व आय में वृद्धि हुई। 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों उन्हें मिली व्यापारी सुविधाओं का दुरुपयोग कर किलेबंदी करने लगे। सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अंग्रेज नहीं माने। उल्टे उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफ़र को अपनी ओर मिला लिया और कूटनीति से वे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जीत गए। अब प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को क्या लाभ हुआ? तो प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाकर उनसे अपार धन वसूल लिया और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। लेकिन नवाब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के बढ़ते हस्तक्षेप और आर्थिक मांगों की बोझ को ज़्यादा दिनों तक नहीं उठा सका। अतः अंग्रेज़ों के विश्वासघात से उसे भी सत्ता से बाहर कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने उसके बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाकर उससे चटगांव, वर्धमान और मिदनापुर जिले में राजस्व वसूल करने का अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त कर लिए। साथ ही बहुत सब पैसा भी उन्हें प्राप्त हुआ। मीर कासिम भी ज़्यादा दिनों तक इन आर्थिक पाबंदियों को नहीं उठा सका। फिर नवाब मीर कासिम ने परेशान होकर बंगाल में व्यापार पर से सभी कर हटा दिए और कंपनी के कर्मचारियों को चुंगी कर देने के लिए विवश कर दिया। चुंगी कर किसे कहते हैं? तो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापारिक माल लाने ले जाने पर वहाँ के राजा को जो कर देना पड़ता था उसे क्या कहा जाता है? चुंगी कर कहते हैं। इससे अंग्रेज़ों को मिलने वाली सुविधाएं बंद हो गई। तब नवाब और अंग्रेज़ों के बीच तनाव बढ़ गया। बंगाल में अंग्रेज़ों की गतिविधियों को रोकने के लिए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के बीच 1764 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। युद्ध का अंत इलाहाबाद की संधि से हुआ। इस तरह प्लासी युद्ध के अधूरे कार्य को बक्सर युद्ध ने पूर्ण कर लिया। अब देखो, अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला को पुनः अवध का नवाब बना दिया और उसके बदले अवध में मुक्त व्यापार करने की छूट प्राप्त की और यह भी तय हुआ कि जरूरत पड़ने पर अवध की सेना अंग्रेज़ों की सहायता करेगी, लेकिन उसका खर्च कौन करेगा? नवाब ही उठाएगा। अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार अंग्रेज़ों का बंगाल में एक अधिकार हो गया, लेकिन उन्होंने शासन की बागडोर नहीं संभाली। वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का शासन था। इसे ही बंगाल में द्वैत शासन या दोहरा शासन भी कहा जाता था। अब देखो, द्वैत शासन किसे कहते हैं? तो इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। उन्हें मुक्त में सैनिक रखने और उनकी सुरक्षा का अधिकार भी मिल गया, लेकिन उनसे ठीक विपरीत प्रशासन और व्यवस्था का उत्तरदायित्व मुगल सम्राट पर था। इस प्रकार अंग्रेज़ों को आर्थिक, सैनिक और सुरक्षा का लाभ मिला और सभी जिम्मेदारियां मुगल और नवाबों की ही थी। इस प्रकार मुगल सम्राट अंग्रेज़ों के क्या हो गए? आश्रित हो गए। तो द्वैत शासन पर बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? तो इसके पहले यहाँ किसानों के राजस्व वसूली फसलों की उपज के आधार पर की जाती थी। तब अंग्रेज भूमि के नाप के आधार पर लगान वसूलने लगे। कम खर्च में लगान वसूलने एवं कंपनियों के लिए सालाना एक निश्चित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने लगान को ठेके पर देना शुरू कर दिया। अब जनता से ठेकेदार मनमाना लगान वसूलते थे और उनसे में से एक निश्चित मात्रा अंग्रेजों को देते थे। इस प्रकार ठेकेदार और कंपनी की कर्मचारियों ने बंगाल से किसानों को बहुत शोषण किया। 1770 में बंगाल पर अकाल पड़ गया। ठेकेदार किसानों से लगान वसूलते रहे। संसद ने 19 जून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब बंगाल में अंग्रेज़ों का सीधा शासन स्थापित हो गया और उन्होंने कोलकाता में अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए, गवर्नर जनरल बनने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने कौन कौन से कार्य किए? तो अब हेस्टिंग्स ने अपने भारतीय शासकों से भी लड़ाइयाँ शुरू कर दी। उसे अवैध, मैसूर, मराठों आदि देशी राज्यों के साथ समयानुसार दोस्ती, युद्ध एवं संधि की नीति अपनाई। अवध से मित्रता कर बंगाल में शासन को सुरक्षित और सुदृढ़ किया। वहीं मैसूर शासक हैदर अली से युद्ध कर संधि किया। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध 1767 से 69
मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। संधि की प्रमुख शर्तों में ब्राह्म्य आक्रमण पर एक दूसरे से को सहयोग देना प्रमुख था, किंतु जब पेशवा ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, जिससे हैदर अली हार गया। परिणाम स्वरूप 1780 में अंग्रेजों और हैदर अली की सेना के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो अंततः 1784 में मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। युद्ध का परिणाम बराबरी पर रहा, लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान 32 वर्ष की उम्र में मैसूर का शासक बन गया। वह विद्वान और बहादुर सैनिक था। उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। उसकी फ्रांस और तुर्की देशों से अच्छी मित्रता थी, जिसे अंग्रेज शंका करने लगे। अब जब टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल हुए। निजाम तथा मराठों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण टीपू हार गया और उसे सन 1792 में अंग्रेजों से ही रंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि से अंग्रेजों को टीपू का आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए युद्ध के हार जाने के रूप में मिले। तो 1798 में जब लॉर्ड वेनेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने ब्रिटिश भारत के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके लिए उसने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई वह भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस संधि के 2 उद्देश्य थे। पहला, कंपनी द्वारा विजित क्षेत्रों की रक्षा करना और दूसरा था कंपनी राज्य के चारों ओर विश्वसनीय देशी राज्यों की दीवार खड़ी करना। अब देखो संधि की शर्तें क्या क्या थी। तो पहला था, सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रत्येक राज्य को अपने पास अंग्रेज सेना रखनी पड़ती थी, जिसका खर्च राज्य को उठाना पड़ता था। दूसरा था, अपनी सेना से अंग्रेजों के अतिरिक्त सभी यूरोपीय लोगों को हटाना आवश्यक था। तीसरा था, एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना आवश्यक था, जिसकी सलाह से वे शासन कर सकते थे। चौथा था, अन्य देशों से कूटनीतिक संधि करने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। पांचवा, कंपनी को वार्षिक कर देना पड़ता था। तो वेलेजली ने अपनी सहायक संधि का क्रियान्वयन सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से, फिर अवध के नवाब से किया। जब उसने मैसूर को इसके लिए बाध्य करना चाहा तो टीपू ने संधि करने से इनकार कर दिया। अतः अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और सन 1799 में चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध में बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए टीपू वीरगति को प्राप्त हो गए। अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पूर्व नाडियर शासकों को भी वापस कर दिया, जिसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बन गया था, जिसे सहायक संधि कर अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य स्थापित कर लिए। इसी तरह कर्नाटक, तंजौर और सूरत आदि राज्यों को भी अतः ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब उसके बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया नहीं। ब्रिटिश शासन के सामने अब मराठा शक्ति ही शेष बची थी। इनमें से पारिवारिक संघर्ष चल रहा था। वेलेजली ने उसका फायदा उठाकर संधि का प्रस्ताव रखा। 1802 को बैसिन की संधि द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों की शर्तें स्वीकार कर ली। उधर अंग्रेजों की सिंधिया और भोसले का भी युद्ध 1802 से 1804 तक हुआ, जिसमें अंग्रेज क्या हो गए, विजय हुए। इसी प्रकार अंग्रेजों और होलर के बीच तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1804 से 1805 हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और उन्हें भारी नुकसान हुआ। इसी तरह अंग्रेजों ने सिंधिया और गायलवाड़ को भी संधि करने के लिए विवश कर दिया। क्या सभी राज्यों ने उनसे इसकी संधि कर ली थी? नहीं, ऐसी बात तो नहीं थी, पर अपमानजनक संधियों के कारण मराठों का स्वाभिमान पूरा जगह जागने लगा। अब वे अंतिम और निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो गए। फलतः चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में पेशवा, होलकर और भोसले की संयुक्त सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और मराठा शक्ति का अंत हो गया। इसके बाद क्रमशः फ्रांसीसी रोडन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। उन्होंने युद्ध के सुधारवादी और आर्थिक विकास नीति के साथ शासन प्रारंभ किया। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की नीति को कैसे अपनाया गया? तो विलियम बेंटिंग की गणना सुधारक गवर्नर जनरल के रूप में की जाती है। वह युद्ध के बदले शांति का अनुयायी था। निरंतर युद्ध में रहने से कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, जिसे सुधारने में सर्वप्रथम विलियम बेंटिंग ने विशेष ध्यान दिया। उनसे सैनिकों की संख्या एवं प्रशासनिक व्यय में कमी हुई। उसके उच्च पद पर भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति की। राजस्व वसूली करने के लिए उनसे $मन की बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाया और 30 वर्षों के लिए लगान निश्चित किया, जिसमें सामाजिक सुधार में विशेष ध्यान दिया और प्रमुख सामाजिक कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या और नरबली
प्रथा आदि पर रोक लगाने से संबंधित कठोर कानून बनाए गए। उसने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। उसने कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। उसने सन 1831 में एक कानून पास करवाया जिसमें भारतीयों के उच्च पदों की नियुक्ति की जा सके। उसने राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना की। सन 1818 तक मराठों का पतन होने के साथ ही अंग्रेजों का अधिकार पंजाब और सिंध प्रांतों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत पर हो गया था। अब तक भारत में कंपनी के सभी विरोधी समाप्त हो चुके थे, इसलिए कंपनी की प्रशासनिक सुधारों की ओर ध्यान देने का क्या अवसर मिला। इन दोनों यूरोप में इंग्लैंड और रूस के बीच तनाव चल रहा था। अंग्रेजों को डर था कि रूस अफगानिस्तान के माध्यम से भारत पर आक्रमण कर सकता है। भारत का सिंध प्रांत अफगानिस्तान से लगा हुआ था। वहां के अमीर को सहायक संधि के लिए बाध्य किया गया और अंततः सिंध को अधिकार में कर लिया गया था। इस तरह पंजाब राज्य की भी रणजीत सिंह के नेतृत्व में काफ़ी शक्तिशाली था। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और 1849 में पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। उसी समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना। उसने अन्यायपूर्ण तरीके से देशी राज्यों को परेशान किया। उसने 3 अव्यावहारिक नीतियां अपनाकर उनका पालन करने के लिए देशी राज्य को बाध्य किया, जिसे भारतीय इतिहास में डलहौजी की हड़प नीति के नाम से जाना जाने लगता। देखो, अब डलहौजी की हड़प नीति क्या क्या थी, तो निसंतान राजकों के दत्तक मतलब गोद लिए पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाना, कुशासन के आधार पर देशी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना, युद्ध द्वारा देशी राज्यों को अधिकार में करना। डलहौजी ने अपनी पहली नीति के अनुसार सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इसी तरह उसने अपनी दूसरी नीति के अनुसार अवध को अपने अधिकार में कर लिया। उसने युद्ध के द्वारा नवाब को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुछ प्रशासनिक सुधार के कार्य भी हुए। उसने डाक तार की स्थापना, कश्मीरी प्रणाली लागू करना, परिवहन संचार के क्षेत्र में सुधार और शिक्षा आयोग का गठन प्रमुख है। तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई ठाणे के बीच चली थी। यद्यपि इन सुधारों के पीछे अंग्रेजों का अपना स्वार्थ था, इसे उन्हें अपने विजित राज्यों में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त कच्चा माल इकट्ठा करने एवं तैयार माल भेजने में सुविधा होने लगी। इससे परिणाम स्वरूप भारत का भी विकास हुआ। अतः लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के परिणाम स्वरूप भारत के देशी राज्यों में असंतोष व्याप्त हो गया था, जो सन 1857 के आंदोलनों में से एक प्रमुख कारण था।